देखिए, लगातार बीजेपी पार्टी हार रही है। पहले आपने 22 और 23 राज्यों में सरकार देखी, अब 17 राज्यों में सरकार बची है। मैंने कभी नहीं देखा कि बीजेपी पार्टी जो है राहुल गांधी जैसी मेहनत ज़मीनी स्तर पर की हो। अगर बीजेपी पार्टी आचार संहिता का उल्लंघन करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बीजेपी पार्टी का जो बड़ा नेता खिलाड़ियों की दुष्कर्म करे, कोई बड़ी बात नहीं है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एस पे 9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में इन दिनों चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टियों की तरफ से तैयारियां जोरों शोरों से देखने को मिल रही है। यूपी में जल्द ही निकाय चुनाव होने वाले हैं। निकाय चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का पूरा ध्यान वोटर्स की तरफ है। क्या समाजवादी पार्टी को यूपी निकाय चुनाव में बड़ा फायदा मिल पाएगा या नहीं, ये तो नतीजे तय करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टियों की लगातार मजबूत स्थिति क्या ये साफ तौर पर इशारा करती है कि आने वाले वक्त में जो विपक्षी पार्टी के नेता एक साथ मिल रहे हैं या एकजुट होते नजर आ रहे हैं, उनकी क्या पोल पट्टी खुलेगी या फिर उन पर भी ईडी, एनसीबी और तमाम सरकारी एजेंसियां बिठाई जाएंगी। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं और दोनों से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मेरे सहयोगी ऋतिक ही मौजूद है। ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा कि विपक्ष इन दिनों हम देख रहे हैं कि एकजुट होता चला जा रहा है और ये वो विपक्ष है जो एक वक्त में सरकार के खिलाफ खूब बोला करता था, लेकिन आज विपक्ष में भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो सरकार के खिलाफ अब बात नहीं करना चाहते, जिनमें मैं गुलाम नबी आज़ाद का जिक्र कर लूँ या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जिक्र कर लूँ, मायावती का जिक्र कर लूँ। क्यों नहीं बोल रहे, ये सब कोई जानता है। लेकिन मेरा सवाल है कि क्या राजा भैया का मैं जिक्र करना चाहूँगा, मायावती का, शिवपाल यादव का, ये नेताओं अगर समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ते हैं या पार्टी को एक साथ जिस तरह से विपक्षी पार्टी के नेता इन दिनों एक साथ आते नजर आ रहे हैं, क्या लग रहा है कि क्या अगर एक साथ मिलकर चलते हैं तो क्या सत्ता पक्ष ईडी, एनसीबी और तमाम सरकारी एजेंसियां बिठाकर कहीं ना कहीं विपक्ष की मुश्किलें बढ़ा सकता है? देखिए, मुश्किलें तो बढ़ ही रही हैं। लगातार जब देखा जाता है कि विपक्ष मजबूत हो रहा है, जमीनी स्तर पर काम कर रहा है, तभी जो है ईडी, सीबीआई जो तीन जमाई हैं नरेंद्र मोदी के, वो काम करना शुरू कर देते हैं। जबकि ईडी, सीबीआई इसलिए बनाए गए हैं कि आप देश में उन लोगों को पकड़ो जिनके पास जो है बहुत पैसा है, उन लोगों को पकड़ो जो लगातार जो है अत्याचार और भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ईडी, सीबीआई किनके घर पहुंचती है? सत्येंद्र जैन के घर। यहाँ पर पहुंचती है जो है मनीष सिसोदिया के घर, अरविंद केजरीवाल के घर पे, चाचा शिवपाल के घर पे, इन लोगों के घर पे जो है लगातार भेजी जाती है। शिवपाल चाचा ने अपनी प्रसपा पार्टी का विलय करके समाजवादी पार्टी का जो है हाथ थामा। अब लगातार ये चाचा शिवपाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। राजा भैया शंखनाद कर देते हैं। राजा भैया कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं गठबंधन हो सकता है, कयासू के तौर पर यह कहा जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज विपक्ष एक साथ आने की बात क्यों कर रहा है? आज कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो है लगातार समाजवादी पार्टी की विचारधारा से क्यों मिल रही है? आज समाजवादी पार्टी की विचारधारा जो है आम आदमी पार्टी की विचारधारा से क्यों मिल रही है? क्योंकि ये ठान लिया है विपक्ष ने कि कुछ भी हो जाए, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी को कड़ी हार देनी है। भले यहाँ पर नहीं हारे, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा, इतने 10 साल से जो है आम आदमी पार्टी है, मैंने कभी नहीं देखा कि समाजवादी पार्टी की मुखिया कभी उनसे मिलने जा रहे हैं। लेकिन अब एक साथ नजर आ रहे हैं। पल्लवी पटेल साफ तौर पर कह रही हैं कि राहुल भैया और अखिलेश भैया को एक साथ लेकर आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो सूत्र बता रहे हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, वो यही इशारा कर रही हैं कि आने वाला गठबंधन, महागठबंधन जो भी होगा, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चुनौती बनेगा। विपक्ष लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि विपक्ष तभी तो विपक्ष है जब जो विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। देखिए, लगातार हमारे सहयोगी बहुत बारीकी से जानकारी बता रहे हैं और मैं अब एक नाम और लेना चाहूँगा, वो है राजा भैया। राजा भैया कुंडा से निर्दलीय विधायक, एक वक्त में उत्तर प्रदेश में उनके नाम का सिक्का चलता था। जी हाँ, अगर नाम आपने ले लिया कि मैं राजा भैया के घर से हूं या मैं राजा भैया की पार्टी से हूं, तो अपने आप आपको वहां तक छोड़कर आया जाता था जहां पर आपको जाना है। आशिफ सर भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आशिफ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आशिफ सर, मेरा पहला सवाल रहेगा कि एक वक्त में हम देख रहे थे कि राजा भैया की नज़दीकियां बसपा के साथ में भी थी, सपा के साथ में भी थी, अब दोबारा से सपा के साथ दिखती नजर आ रही है। तो क्या विपक्षी पार्टी के तमाम बड़े नेता जिस तरह से एकजुट हो रहे हैं, क्या देखा जाए
कि एक और जहां विपक्ष मजबूत हो रहा है, योगी सरकार की मुश्किलें हैं, तो विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए जो बीजेपी तमाम तरह की सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है, वो राजा भैया, मायावती या अखिलेश यादव, डिम्पल या शिवपाल पर लागू होकर नजर आएगा। शुक्रिया राहुल सर। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है 2024 के चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं और निकाय चुनाव भी नज़दीक में है, वाकई में समाजवादी पार्टी और आज का दिन देखिए, सुबह में हमारा पढ़ भी रहे थे कि मुलायम सिंह यादव को जो पुरस्कार मिला है वो काबिल तारीफ है। देखिए, उनको इसलिए नहीं मिला है कि वो जो है खास करके बड़े नेता थे या दिग्गज थे। देखिए, उन्होंने धरती पुत्र ऐसे नहीं कहे जाते थे, उन्होंने काम किया है बाखूबी तरीके से और आज यही वजह है कि आज वो तमाम चीज़ें उनको मिली है। राहुल सर, मुझे लगता है कि देखिए, अखिलेश यादव, उसके बाद मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद शशिपाल, डिम्पल भाभी, ये तमाम लोगों ने जो एकजुटता दिखाई है, अगर ये बरकरार रह गई तो शायद आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और ये अच्छी बात है कि कम से कम पिता को खोने के बाद जो है ये तमाम चीज़ें देखते हुए नजर आएगी। तो बीजेपी को अब होशियार होने की ज़रूरत है, क्योंकि निकाय चुनाव में पहली कामयाबी और उसके बाद अब कम से कम अच्छा डिफेंड कर रहे हैं, एक विपक्ष का रोल अदा ज़रूर कर रहे हैं। आशीष सर, एक छोटा सा सवाल और रहेगा। विपक्ष में भी हम बहुत सारे ऐसे नेता देख रहे हैं जो अब सरकार के खिलाफ बात नहीं करते, जिनमें बसपा सुप्रीमो मायावती हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, या अगर मैं बात करूं बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो अब जो है बीजेपी के खिलाफ उतना मुखर रुख नहीं रखते। गुलाम नबी आज़ाद उनमें से एक हैं। तो जो अब हम देख रहे हैं, क्या ये डर है सत्ता पक्ष के प्रति, या फिर उन्होंने सत्ता पक्ष पर निशाना साधना ही बंद कर दिया है? बिल्कुल, देखिए, ये बहुत बड़ी बात है और ये लोग आज ये एहसास करने लगे हैं कि भाई हमने गलती किया, चाहे समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर या कांग्रेस का साथ छोड़कर या किसी अन्य पार्टी का साथ छोड़कर, क्योंकि आज उन्हें एहसास हो गया। चाहे अपर्णा से, क्योंकि यूपी की बात कर ले तो अपर्णा को ले लें, आज न कल वो वापसी करेंगे, क्योंकि वो जिस उम्मीद से, जिस इरादे से वो बीजेपी में गई थी वो उन्हें नहीं मिला। जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद का जिक्र कर रहे हैं, वो भी आज रो रहे हैं और इसीलिए राहुल गांधी बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इन लोगों को डराने की कोशिश की बीजेपी, इसीलिए इन लोगों ने साथ छोड़ दिया। लेकिन आज इन्हें एहसास हो रहा है कि हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि लोकतंत्र की ये खूबसूरती नहीं है कि आप डर से पार्टी ही छोड़ दें। तो इन लोगों को ये एहसास तो हो गया। देखिए, बहुत सारे लोग तो वापसी भी कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में वापसी की है, शशिपाल ने वापसी की है और मुझे लगता है आने वाले वक्त में जो बीजेपी में जिस उम्मीद से गए हैं शायद वो पूरा नहीं हो रहा, तो वो तमाम लोग भी वापसी ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आशिफ सर आपका। और देखिए, मेरे साथ मेरे सहयोगी ऋतिक बने भी हुए हैं और ऋतिक, सबसे बड़ी बात हम देख रहे हैं कि यूपी में जो निकाय चुनाव है उसमें लगातार देरी हो रही है, या विपक्षी पार्टियां जो मजबूत हो रहा है वो सरकार को डरा रहा है। सरकार के डरने की असली वजह क्या है? विपक्ष मजबूत हो रहा है वो एक वजह है, या फिर जनता उनका साथ छोड़ रही है एक वजह? सरकार का डर है हार। देखिए, लगातार बीजेपी पार्टी हार रही है। पहले आपने 22 और 23 राज्यों में सरकार देखी, अब 17 राज्यों में सरकार बची है। मैंने कभी नहीं देखा कि बीजेपी पार्टी जो है राहुल गांधी जैसी मेहनत जमीनी स्तर पर की हो। अगर बीजेपी पार्टी आचार संहिता का उल्लंघन करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बीजेपी पार्टी का जो बड़ा नेता खिलाड़ियों की दुष्कर्म करे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बीजेपी पार्टी का श्रीकांत त्यागी जैसा नेता विधायक महिला पर गाली गलौज करे, माँ बहन की गालियाँ दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनुराग ठाकुर हेट स्पीच दें, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रमोशन होगा। तो आप समझिए ना कि तस्वीर साफ साफ है ना कि आपके नेता करें तो सही है, दूसरा अगर कोई पार्टी का नेता खराब कुछ करता है या अपने हक की लड़ाई करता है तो वो गलत है। तो ये कहीं ना कहीं डर का एक माहौल बन गया है। जिस तरीके से आप भी जिक्र करते रहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ, ये क्यों कहावत बन गई है, ये क्यों लाइन सामने आ रही? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं देश में एक नफरत का माहौल बना हुआ है। हिंदू मुस्लिम की बात हो जाती है, हिंदुत्व की बात हो जाती है। आज यही सबसे बड़ा कारण है कि तमाम जो नेता हैं, तमाम विपक्ष की पार्टियां अखिलेश का साथ दे रहे हैं, अखिलेश केजरीवाल का साथ दे रहे हैं, केजरीवाल जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का साथ ले रहे हैं। क्यों? आप देखिए, आम आदमी पार्टी ने हमेशा सेंधमारी की है, हमेशा जो है कांग्रेस की सेंधमारी की है, लेकिन जब मेयर चुनाव की बात आती है तो कांग्रेस के 9 पार्षद जो है आम आदमी पार्टी के साथ जाने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी ये समझती है कि अरविंद केजरीवाल बेस्ट ऑप्शन है, नरेंद्र मोदी बेस्ट ऑप्शन नहीं है, बीजेपी पार्टी बेस्ट ऑप्शन नहीं है। तो आज ऑप्शन और विकल्पों की उपलब्धता ही स्वतंत्रता है, यानी कि विकल्प को तलाशा जा रहा है। जो विकल्प बेस्ट होगा जनता उसको चुनकर आएगी। पहले सरकार जनता के लिए काम करती थी, लेकिन अब सरकार जो है जनता के लिए काम नहीं करती है, अब सरकार कुर्सी के लिए काम करती है। मैं बार बार अपने जो है लाइव में भी कहता हूं कि सरकार आपका यूज करती है, लेकिन आप सरकार का यूज कर जाना सीखिए। आप 5 साल में सरकार बदलिए, 5 साल में दूसरी सरकार लाइए, केजरीवाल लाइए, राहुल को भी लाइए, मोदी को भी लाइए। किस लिए बनाए गए हैं ये ऑप्शन? किस लिए हैं ऑप्शन? इसलिए है कि आप चारों पाँचों ऑप्शन को तलाशें और अपने लिए काम करें। तो कहीं ना कहीं इस भूमिका को निभाने के लिए जनता को भी आगे
आगे आना चाहिए और महागठबंधन अगर बनता है तो महागठबंधन एक अच्छा काम करेगा और हो सकता है बीजेपी को एक तगड़ा झटका भी लग जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे दोनों सहयोगी जो लगातार बात कर रहे थे, जिन्होंने विस्तार से हर एक प्रश्न का जवाब दिया, लेकिन देखिए जाहिर तौर पर अगर आज हम देखें तो आज एक तो गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस आज पूरे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन एक तस्वीर हम ये भी देखते हैं कि आज के वक्त को हम टेक्नोलॉजी का ज़माना कहते हैं, आज के वक्त को हम साइंस का ज़माना कहते हैं। आज भारत जो है वो चांद पर पहुंच गया है, सैटेलाइट पर पहुंचा हुआ है, तमाम तरह के ऐसे मैं अगर बात करूं तो अत्याधुनिक हथियार और तमाम तरीके के एक्सपेरिमेंट आज भारत में हो रहे हैं, जो बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारा देश अभी भी जातिवाद या फिर धर्म को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर ख़त्म नहीं कर पाया या बीच बीच में इस तरह की चीज़ों को हवा दी जाती है ताकि जनता के ज़हन में वो चीज़ें बनी रहे, क्योंकि इस तरह से देखा जाता है कि सत्ता पक्ष के ये लोग हैं जो राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं और इस तरह के माहौल को बनाने के बाद कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से जनता का ध्यान ही डाइवर्ट कर देते हैं, जो कि असली मुद्दे से जनता फिर भटक ही जाती है। चलिए अब देखते हैं कि क्या जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं, जो विपक्ष को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, उन पर भी अब चार्जशीट दाखिल होगी, उनको भी क्या गिरफ्तार किया जाएगा या विपक्ष मजबूत होकर 2024 में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।